स्वामी जी की कक्षा में आपका स्वागत है। वैसे तो मेरा विषय फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ और उसमें जो भी छात्र कोई प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तरदायित्व तो मैंने ले रखा है कि मैं उनका प्रश्न का जवाब दूंगा, ताकि उन्हें वो जानकारी मिल सके जो वो चाहते हैं और जो मेरे पास है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो जानकारी है ये मेरी जानकारी के अनुसार है। कितनी ये पुष्ट है, कितनी ये सही है, इसके लिए आप इसकी पुष्टि कर लें, सरकारी सूत्रों से कर लें। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी छात्र, कोई भी युवा देश की सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, तो आप जो लोग सिविल सर्विसेज में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और देश की सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ सर्विसेज जो मानी जाती है आईएएस, उसमें जाने का प्रयास करते हैं, तो उसकी प्रक्रिया ज़्यादातर युवाओं को पता होगी। उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होता है जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनका, उसके बाद इंटरव्यू होता है और एक लंबी प्रक्रिया है। लाखों लोग बैठते हैं, पहले कुछ हज़ार उसमें प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद कुछ गिने चुने फाइनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं और फाइनल इंटरव्यू में 700-800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिसमें आईएफएस, आईएएस, आईएएस एलाइट्स, रेलवे सर्विसेज और रेवेन्यू सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं, अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से। तो युवाओं को ये पता है कि ये सिलेक्शन कैसे होता है और ये कितनी कठिन प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में आप ये भी जानते हैं कि रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन की बाध्यता होती है, कितने पद भरे जाएंगे, उसमें कितने एससी एसटी के लिए होंगे, कितने ओबीसीज के लिए होंगे, और उसका अनुपालन करना पड़ता है क्योंकि यह संविधान के अनुसार होता है। लेकिन अभी एक प्रक्रिया शुरू की गई है कुछ साल पहले से, उसमें आईएएस में, सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्रीज़ हो रही हैं। लेटरल एंट्रीज़ ये हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार ने ये माना कि जो युवा बच्चों को हम लोग सिविल सर्विसेज में लेते हैं वो गुणी तो होते हैं, वो रिटन क्वालिफाई तो कर लेते हैं, सारी प्रोसेस में सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री का और एनवायरनमेंट का ज्ञान होना चाहिए, जो विशेषज्ञ हमें चाहिए, वो ये विशेषज्ञ नहीं हो पाते, क्योंकि ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस में सेलेक्ट होते हैं और ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि उनके पास कोई विशेषज्ञता नहीं होती। तो सरकार ने ये माना कि हमें सरकारी नौकरी में विशेषज्ञता की आवश्यकता है, तो इस विशेषज्ञता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्रीज़ का नियम बनाया। अब लेटरल एंट्रीज़ का नियम बनाया का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि जो निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें रिटन एग्जामिनेशन पास करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए, उनके अनुभवों को देखते हुए हम बिना रिटन एग्ज़ाम के उनका सिलेक्शन करेंगे। केवल यूपीएससी उनका इंटरव्यू लेगा, उनको प्रीलिम्स में और रिटन एग्जामिनेशन में लाखों बच्चों के साथ बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी कहा गया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि लेटरल एंट्रीज़ में रिजर्वेशन का कानून लागू नहीं होगा। अब देखिए इससे समस्या क्या पैदा होती है। तो करीब 31, अभी तक मेरी सूचना के अनुसार 31 लोग आईएएस में उन्हें एंट्री दी गई है इस प्रोसेस के तहत, लेटरल एंट्री के तहत, जिसमें उन्हें रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ा है और यूपीएससी में उनकी अर्हताओं को देखते हुए डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद आईएएस में एंट्री दे दी गई है। इसमें 31 पद भरे गए हैं, जिसमें 3 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, जो कि भारत सरकार में बहुत बड़ा पद माना जाता है, जो कि राज्य सरकार में जो सेक्रेटरी लेवल का पद होता है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का पद होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होता है। इसमें 19 डायरेक्टर्स हैं
और 9 डायरेक्टर्स लेवल के लोग हैं। तो इसका मतलब ये है, अब सरकार कहाँ इनकी पोस्टिंग करे, किन विभागों में करे, ये सरकार के विचाराधीन है। और मानी बात है, ये माना जा सकता है क्योंकि सरकार ने इनकी नियुक्ति की है, इसलिए इनकी जो लॉयल्टी है वो सरकार की तरफ होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो बच्चा रिटन एग्ज़ाम करके आया है, संघर्ष करके नीचे से उठा है, प्रीलिम्स दिया है, एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसमें शायद उतनी ज़्यादा लॉयल्टी होने की संभावना नहीं है। और इनको कौन से पदों पे बिठाया जाए, ये भी सरकार का विशेषाधिकार है। तो किन पदों पर ये लेटरल एंट्री वालों को बिठाया जाए, किन पदों पर जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके आए हैं उनको बिठाया जाए, ये सरकार का विशेषाधिकार है। नंबर 1। नंबर 2, रिजर्वेशन की बाध्यता नहीं है। तो ये भी जानना आवश्यक है कि जो ये एंट्रीज़ हुई हैं, जो ये 31 एंट्रीज़ हुई हैं लेटरल एंट्रीज़, इसमें सवर्ण कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं, SC ST कितने हैं। तो उससे पता चलेगा क्या जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि उसके अनुसार जो रिजर्वेशन OBCs को, SC STs को दिया गया है, क्या उसका अनुपालन किया गया है, या सवर्णों को ज़्यादा एंट्रीज देने के लिए लेटरल एंट्री का एक माध्यम ढूंढा गया है जिसमें उन्हें उस प्रोसेस का भी पालन न करना पड़े और उनको रिटन एग्ज़ाम भी न देना पड़े, और उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो कि सरकार के विशेषाधिकार है कि वो समझें किस एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है, उसके आधार पे उनको IAS बना दिया जाए। तो अगर ये एंट्रीज रिजर्वेशन को उल्लंघन करते हुए बनाई गई हैं, रिटन एग्जामिनेशन जो टोटल प्रोसेस है उसका उल्लंघन करते हुए बनाई गई हैं, और सीधे ये इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है, तो ये विचाराधीन है कि क्या ये संविधान प्रदत्त है, और क्या ये लोगों की जो एंट्री हुई है उसमें इनकी लॉयल्टी संविधान के प्रति है या सरकार के प्रति है, और क्या इस प्रोसेस में जो सवर्ण हैं उनको ही एंट्रीज ज़्यादा दी गई हैं। तो जब इन आंकड़ों का विश्लेषण कोई करे तो पता चले कि जो ये 31 लोगों ने डायरेक्ट लेटरल एंट्रीज ली हैं, इसमें कितने सवर्ण हैं, कितने बैकवर्ड हैं। लेकिन ये पता है मुझे, इतना तो मुझे पता है, कुछ फिल्म कलाकारों के भाई हैं, कुछ संसद सदस्यों की बिटियां हैं जो कि IAS में लेटरल एंट्रीज में गई हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि एक विशेष विचारधारा के समर्थक हैं। तो क्या ये उचित है, ये संविधान प्रदत्त है कि वो इस प्रकार से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नियम हैं, जो उनकी धाराएं हैं, उनका उल्लंघन करते हुए इस प्रकार से देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हो? यही एक प्रश्न था जो शायद किसी डिबेट मैंने कहा था और किसी व्यक्ति ने, किसी छात्र ने जानने का प्रयास किया, तो मैंने कोशिश की कि जितनी जानकारी मेरे पास है, जिसकी पुष्टि अभी मेरे पास नहीं है, अपने सूत्रों से उसको पता चला लें, लेकिन मूल जो उसका पृष्ठभूमि है वो मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।